से ओके। शिखर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस पाठ का मैं पहले शब्दार्थ शुरू कर रही हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिए, किताबें सबके पास है ही। अग्रिम दल, अग्रिम दल यानी पहले पहुंचने वाला समूह। बेस कैंप, जहां से चढ़ाई का अभियान चलाया जाता है। दुर्गम, जहां कठिनाई से जाया जा सके। हिमपात, बर्फ का गिरना। शिखर, चोटी। ध्वज, झंडा। विचित्र, अनोखा। कठिनतम, सबसे कठिन। चुनौती, संकट। सामना करना, मुकाबला करना। हिमस्खलन, बर्फ का गिरना। दुखद, दुखदाई। ये सब दिया हुआ है पुस्तक में आप लोगों के। हाँ वरना बोलो, हेलो। ये पुस्तक में सारा शब्दार्थ दिया हुआ है, बोलो। बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हो? दिया हुआ है ना। बच्चे आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो बहुत गुस्सा, दिमाग गर्म हो जाता है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सौरभ, कोमल, सृष्टि, किसी भी बच्चे को आवाज मेरी सुनाई नहीं दे रही है? हाँ, तो फिर तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अवसाद, निराशा। सहज, स्वाभाविक। अवगत, परिचित। चिन्हित, निशान दिया हुआ। जायजा लेना, अनुमान लगाना। अनियमित, बिना नियम के। व्यर्थ, बेकार। भौचक्का, हैरान। अव्यवस्थित, बिना व्यवस्था के। तत्काल, उसी समय। हिमविदर, बर्फ में दरार पड़ना। प्रवास, विदेश में रहना या बाहर यात्रा करना। आरोही, चढ़ने वाला। अस्थायी, जो स्थिर न हो। आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी। अभियांत्रिकी, तकनीकी। नौसिखिया, अनाड़ी। प्रयास, कोशिश। पिंड, टुकड़ा। हेमपुंज, बर्फ का समूह। भीषण गर्जना, भयानक गरज। तहस नहस करना, नष्ट करना। स्ट्रेचर, रोगी को लिटा कर ले जाने का उपकरण, जिस पर रोगी को लिटा कर ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेचर। उसके बाद सुरक्षा, बचाव। साहसिक, हिम्मत वाला। फिर कृतज्ञता पूर्वक, उपकार मानते हुए। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। जोखिम, खतरा। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। किट, सारा सामान। उपलब्ध, प्राप्त। शिखर कैंप, चोटी पर स्थित अस्थायी निवास, जिसको शिखर कैंप कहते हैं। श्रम साध्य, परिश्रम से किया जाने वाला। आरोहण, ऊपर चढ़ना। क्षमता, शक्ति। कर्मठता, काम करने में दृढ़ता। आश्वस्त, भरोसा रखे हुए। भुरभुरी, चूरा यानी चूरा टूटने वाली। सुरक्षा, रक्षा। संतुलन, बराबर का भार बनाए रखना। सपाट, सीधा। दृश्यता, दिखाई देने का गुण। शून्य, खाली। समाप्ति, शंकु, नुकीला और सर्वोच्च भाग। स्थिर, ठहरा हुआ। अर्चना, पूजा। रज्जु नेता, रस्सी के सहारे आगे बढ़ने वाला। हाँ सर, नाइन्थ है, जे के थे। हाँ सर, सुनिए ना सर एक मिनट। जैसे बच्चा लोग का जो भेजा है कॉपी ना सब, आपका वीडियो फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया वीडियो आप जो भेजे थे बच्चा लोग का, जिसको आपको मैसेज किए थे। हाँ, अच्छा लगा। ये जो बच्चा भेज रहा है तो वो भी भेज रहा है हमको पीडीएफ, एक बच्चे का मिला है अभी तक, बाकी तो सब जेपीजी में भेज रहा है। पीडीएफ में तो पीडीएफ वाला खोल रहे हैं तो ऐसे रिकॉर्ड ये हो जा रहा है, जैसे एक लाइनिंग आ जा रहा है वो ये होकर, लेकिन वो फिर उसको पुट करे तो खुल नहीं रहा है, यानी सही से भेज नहीं पाया होगा। अच्छा, इसको हम फिर कल आपको दिखाएंगे, बाकी सब कर ले रहे हैं पहले जेपीजी वाला, तो कल हम आपसे आकर ऊपर पूछ लेंगे। ठीक, हाँ, हेलो।
बच्चों मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो? हाँ, चले ठीक है। अभी देखिए, अब मैं एक जैसे गद्यांश पढ़ रही हूँ, बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी इस बार जो आप लोगों का फाइनल क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, जनवरी के लास्ट से यानी 26 जनवरी के बाद से आपके फाइनल परीक्षा शुरू है। बात आ रही समझ में सबको? सब लोग सुन रहे हो? और वो फाइनल परीक्षा स्कूल आकर देना है, ऑनलाइन नहीं होगी परीक्षा, ऑफलाइन होगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए हाँ, इसलिए तैयारी आप लोगों की एकदम होनी चाहिए। समय बर्बाद नहीं करेंगे आप लोग। ठीक 26 जनवरी के बाद से आपकी परीक्षा शुरू होगी, कभी भी डेट आ जाएगा, आप लोगों को नोटिस आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली अब आपकी तैयारी होनी चाहिए। समय एकदम वेस्ट नहीं करेंगे, नो घूमना फिरना, नो मौज मस्ती, सोने में कटौती करें, इंजॉय करने में थोड़ी कटौती करें और पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है? तो और परीक्षा जो है स्कूल में होगी, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगी। अब इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, प्रश्न पत्र में थोड़ा किस तरह से आएगा प्रश्न पत्र। एक तो रहेगा आपका अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, जो आपने कभी पढ़ा ना हो। लेकिन दूसरा प्रश्न जो रहेगा वो पठित गद्यांश में से रहेगा और पठित पद्यांश में से रहेगा। तो ये जिस तरह से मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि गद्यांश दिया रहेगा और प्रश्न रहेगा आपका कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दें, ठीक है? जैसे मैं पढ़ रही हूँ, एक एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर का ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसके कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी, ठीक है? अब प्रश्न मैं पढ़ रही हूं, एवरेस्ट की तरफ लेखिका को कौन सा बड़ा भारी फूल दिखाई दिया? इसका उत्तर कोई बताएंगे आप? एवरेस्ट की तरफ, पहले पेज नंबर, ये कहाँ का है? पेज नंबर 23 का ये गद्यांश है। पेज नंबर 23 निकालिए अपनी पुस्तक में और देखिए ये गद्यांश वहां दिया हुआ है। सबको मिल रहा है ये गद्यांश? एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा प्लूम देखा। ये मिला आप लोगों को गद्यांश? पेज नंबर 23। बताओ बच्चों, हेलो? तो हाँ, तो 23 में ये दिया हुआ है, ठीक है? तो उसमें आप लोग देखिए कि ये प्रश्न जो है, इसको ध्यान से इस प्रश्न को सुनिए कि एवरेस्ट की तरफ लेखिका को कौन सा बड़ा भारी फूल दिखाई दिया, और ये प्रश्न आपका रहेगा 2 मार्क्स का। इसी तरह के प्रश्न रहेंगे, मैं हुबहू नहीं कर रही हूँ कि यही प्रश्न रहेगा, मगर इसी तरह से गद्यांश दिया रहेगा और उससे आपको पाठ के अंदर से ही खोज कर लिखना होगा, जो गद्यांश दिया रहेगा उसी से खोज कर। तो इसका उत्तर, ये एवरेस्ट की तरफ देखने पर लेखिका को बर्फ का एक बड़ा भारी फूल दिखाई दिया। यह पर्वत के शिखर पर ध्वज की तरह लहरा रहा था। वास्तव में यह तेज हवा के चलने के कारण बनता था। इतना लिखोगे 2 मार्क्स मिलेगा। शिखर पर चढ़ने वाले को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इनका क्या परिणाम होता है, ये भी 2 मार्क्स। तो जो पर्वतारोही हिमालय पर्वत के शिखर पर चढ़ते हैं उन्हें खराब मौसम और बर्फ के तूफान का मुकाबला करना ही पड़ता है। राह में चलते चलते हिम की आंधी भी चलने लगती है, जिसके कारण जीवन खतरे में पड़ जाता है। इतना लिखोगे बच्चों, 2 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद ये सब आपके जो गद्यांश दिया हुआ उसी में है। पाठ का नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, लेखिका बचेंद्री पाल, पाठ तथा लेखिका का नाम लिखिए। इसी तरह से किसी भी पाठ से ये गद्यांश आ सकता है और आपको उसी में से पढ़कर आपको उत्तर लिखना होता है। बात समझ में आ रही सबको? हाँ, हेलो? हाँ,
अब इसमें देखिए, एक दो पंक्तियों में उत्तर देने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। बताइए, एक दो पंक्ति वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? बोलो। उपनेता प्रेमचंद। सिर्फ प्रेमचंद नहीं, प्रेमचंद कौन थे? उपनेता। ठीक है, तो अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? बताओ। सागर माथा, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? बोलो बोलो। सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या माथा। एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है, इसलिए लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा। ये उत्तर मैंने लिखवाया है या नहीं? बोलो। इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखवाया है कि लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? जल्दी से आप लोग चेक करके बताइए, तो नहीं तो फिर मैं इसको लिखवा दूं, क्योंकि रिवीजन के वक्त आप लोग इस तरह से चुप रहेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्दी बोलो, जवाब दो। हाँ, हेलो, क्या हुआ? कोमल, प्रांजल, सृष्टि, इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखवाया है कि लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा। तो तुम लोग देख कर ही क्यों नहीं बता रहे हो? सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या माथा। ठीक है, एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है, इसलिए लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा। तुम लोग उधर से जवाब नहीं दे रहे हो, सब बच्चे एकदम चुपचाप बैठे हुए हो। चुपचाप बैठे, जो बच्चे जवाब नहीं देंगे मैं उनको यहाँ से डिलीट कर दे रही हूँ, रिमूव कर दे रही हूँ। सब लोग जवाब दो। आ रही बात समझ में? उसके बाद है लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हाँ, और कुल कितने शेरपा कुली थे बच्चों? 16। वेरी गुड। जिसमें एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए, तो कितने बच गए थे? कुल 16। कुल 16 थे, 15 कैसे बच गए? कुल शेरपा कुली जो 16 थे, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, 4 घायल हो गए, 11 बचे ना। हाँ, मैथ्स बहुत वीक है बच्चों का। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? हाँ, गुड। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? बताओ। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? हाँ, गुड। कि पर्वतारोहियों के चेहरे पर मृत्यु के अवसाद को देखकर, यानी मृत्यु के भय को देखकर, कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत ही खतरों से भरी हुई है, कोई भी आसानी से इसको नहीं चढ़ सकता है, इस पर चढ़ना बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे महान अभियान में
खतरों के साथ साथ मृत्यु को भी बड़े ही सहज भाव से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि अगर आप मृत्यु से भयभीत हो जाएंगे तो आप कभी भी इस तरह के अभियान में भाग नहीं ले सकते और न ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के अभियान में खतरे भी बहुत रहते हैं, है ना। कभी कोई घायल हो जाता है, कभी किसी का अंग टूट जाता है, कभी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी इस चीज को स्वीकारना पड़ता है। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई, बताओ। हाँ, जलवायु अनुकूल ना होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? वेरी गुड। लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि वह नौसिखिया है और यह एवरेस्ट अभियान उसका पहला प्रयास या पहली कोशिश है। वह पहली बार एवरेस्ट अभियान पर निकला है। ये लेखिका ने पहली बार एवरेस्ट अभियान पर वो निकली है और इस तरह से वो बिल्कुल नौसिखिया है। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? हाँ हाँ, यानी जिस समय लेखिका वचंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने आई थी, उस समय तो वो एवरेस्ट विजेता नहीं ना बनी थी। उस समय वो एक अभियान दल में शामिल हुई थी और पहली बार वो अभियान में शामिल हुई थी और वो एवरेस्ट पर चढ़ने जा रही थी। लेकिन जब वो चोटी पर पहुंच गई तब कर्नल खुल्लर ने उनकी सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि अब ये दुनिया जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अब तुम पहली पर्वतारोही बन चुकी हो, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। इसलिए भारत के लोगों को तुम पर बहुत ही गर्व है। तो ये तो बच्चों हो गया एक दो पंक्तियों वाले जो प्रश्न 1 नंबर के। अब देखिए 25 से 30 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं ये आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? नजदीक से एवरेस्ट। हाँ हाँ हाँ, नजदीक से एवरेस्ट को देख। हाँ, ऊंचाइयों से घिरी को निहारती रही। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में आता है। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? किसको जानकारी दी डॉक्टर मीनू मेहता? पर्वत पर चढ़ने वाले नहीं, उन्होंने किसको जानकारी दी? पर्वतारोहियों को। जितने भी पर्वतारोही जो पर्वत पर पहली बार चढ़ने जा रहे थे, जितने भी जो पुरुष और स्त्री यानी जितने भी पर्वतारोही थे, उनको उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी। हाँ, क्या जानकारी जानकारी क्या थी, बताओ। हाँ, बोलने दो, 1 मिनट। 1 मिनट, कोई कोई लिसन लिसन, कोई बॉय बोल रहा है ना, कोई लड़का बोल रहा है ना, पहले उसको बोलने दो। कौन बोल रहा है? प्रांजल? हाँ, हिमांशु? सुधांशु आज नहीं आए हो स्कूल? हाँ, अच्छा हाँ, अल्टरनेट आना है, कल आना है। अच्छा चलो, तो बोलो सुधांशु, बोलो क्या जानकारी दी? हाँ हाँ, डॉक्टर मीनू मेहता ने अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना,
बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। गुड। नेक्स्ट, सभी बच्चे बारी बारी से बोलो। 2 ही गर्ल्स सिर्फ जवाब क्यों देंगी? प्रांजल है, दीक्षा कुमारी है, सृष्टि है, विकास है, मीनाक्षी है, अरसलाम है, पूजा है। अरसलाम तो कभी जवाब देता ही नहीं, खाली ऊट पटांग प्रश्न करने के लिए प्रश्न करेगा। श्रेया है, मान्या है, सौरभ सिंह है, सैयद यासीन है, ये भी जवाब नहीं देना चाहता है। इप्सा सिंह है, स्वप्निल, हिमांशु, सब लोग जवाब दो। चलो नेक्स्ट, अपने आप बोलो सब कि हाँ हम मैडम जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन जिंग जिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? हम्म हम्म ठीक है। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को किनके साथ? हाँ हाँ, लेखिका को जय, मीनू तथा की के साथ चढ़ाई करनी थी क्योंकि अभियान दल में ये तीनों उसकी यात्रा के साथी थे। यानी बहुत सारे लोग थे लेकिन यात्रा के साथी इन 3 को ही बनाया गया था, जय, मीनू तथा की। लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोपसांग ने, हाँ बोलो। हाँ, लोपसांग ने अपनी स्विस छुरी से, साधारण छुरी से नहीं, स्विस छुरी से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ कर दिया। उसने बड़े बड़े हिमखंडों को काटकर जमी हुई कड़ी बर्फ की खुदाई की। सब मैं लिखवा चुकी हूँ आप लोगों को। जिस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोग को लगता होगा कि मैं नहीं लिखवाई हूँ या फिर से बताने की जरूरत है लिखवाने की, आप लोग कहेंगे तो मैं लिखवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? हाँ, बढ़िया है, ठीक है आंसर। उसके बाद अब 50 से 60 शब्दों में जो प्रश्न है ये आपके 5 मार्क्स के आ सकते हैं। ये प्रश्न, इसकी भी जानकारी होना जरूरी है कि उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो कौन सी स्थितियां थी बताओ? हाँ, हम्म, इतना ही नहीं लिखना होगा बेटा, इससे भी ज्यादा लिखना होगा कि उपनेता प्रेमचंद ने पहली बड़ी बाधा, यानी हिमालय की चोटी पर चढ़ने के लिए उन्होंने सबसे पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से लेखिका एवं अन्य लोगों को अवगत कराया। अवगत कराया मतलब उसे परिचित कराया। उन्होंने बताया कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर था तक का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सब बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। ये सब भी उन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात यानी हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात जो है वो प्राय टुकड़ों बर्फ के टुकड़ों के अव्यवस्थित तरीके से गिरने के कारण होता है। यानी हिमपात जो है वह बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो अव्यवस्थित तरीके से गिरने के कारण होता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्राय हलचल हो जाती है। ग्लेशियर जो होता है बर्फ की नदी होती है, तो इसके बहने से बर्फ में प्राय हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिरने लगती हैं और प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। जमीन पर दरार पड़ने के साथ साथ यह गहरे चौड़े हिम विदर का रूप भी धारण कर लेती है और हम हिम विद्रोह में कई पर्वतारोहियों की जानें चली जाती हैं। हिम विदर यानी देखने से लगेगा कि ऊपर में बर्फ है और अंदर ही गड्ढा होता है, उसमें दरार पड़ गई रहती है। अगर कोई व्यक्ति भूले से भी उसमें अगर पैर पड़ जाए तो वो सीधे अंदर गिर जाएगा। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि धोखे से पर्वतारोहियों की प्राण भी, उनकी जान भी चली जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि यहाँ पर गड्ढा है और वो चलते जाते हैं। इसीलिए सारे जो पर्वतारोही हैं वो एक दूसरे को रस्सियों से बांधे रहते हैं, कमर में वो रस्सी बांधे रहते हैं कि अगर गलती से एक भी व्यक्ति अगर उस गड्ढे में जहाँ पर दिखाई लगेगा कि यहाँ पर बर्फ है और वो व्यक्ति अगर गिरेगा तो दूसरा उसको तुरंत थाम लेगा। आई बात समझ में? इसीलिए कमर में सारे पर्वतारोही जो है एक दूसरे को रस्सियों से बांधे रहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? लेखिका के तंबू में गिरे हम्म 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 बस इतना ही लिखोगे? हम्म हम्म और कैंप नष्ट हो गया था और कैंप में जितने व्यक्ति थे सबको चोट लगी थी और यह आश्चर्य की बात थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। जब वो दुर्घटना हुई कि एक तंबू में गिरे बर्फ का पिंड का यहाँ वर्णन किस तरह से किया गया है, तो एक लंबा बर्फ का पिंड लेखिका के कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उस समय कितना बज रहा था? 12:30। और लेखिका गहरी नींद में सोई हुई थी कि ये घटना घटी और लेखिका को लगा कि पिछले हिस्से में किसी सख्त चीज के टकराने से उनकी नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। लेखिका को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना को भी पीछे छोड़ दिया। कैंप नष्ट हो गया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? लेखिका को देखकर की, चलो बॉयज को बोलने दो, बॉयज को बोलने दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ। हम्म हम्म हम्म
हाँ, लेखिका को देखकर की जो है वो हक्का बक्का रह जाना है, मुहावरा है कि नहीं बच्चों? हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। तो लेखिका को, हाँ, लेखिका को अपने दल के अन्य सदस्यों जय, की तथा मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। चूंकि लेखिका साउथ पोल अपने सहयोगियों से पहले पहुंच गई थी, इसलिए वह अपने साथियों की सहायता हेतु तो पुनः दुर्गम पहाड़ियों से नीचे उतरी। यानी पहाड़ियों पर एक बार चढ़ना ही मुश्किल होता है, लेकिन लेखिका सबसे पहले पहुंच गई और फिर दोबारा भी नीचे उतर आई थी। और जब वह की के सामने पहुंची तो यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि लेखिका इतने दुर्गम रास्तों को पार कर यहाँ दोबारा आ पहुंची है। वो सोचने लगा कि सब लोग अभी एक ही बार नहीं चढ़ पाए, और ये कैसी महिला है भाई कि एक बार चढ़ भी गई और फिर दोबारा भी नीचे आ गई है। आई बात समझ में? एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए, बताओ। 5 कैंप एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। ऐसे किसी किताब में 7 कैंप भी लिखाया गया है, कहीं 5 कैंप भी लगाए गए हैं, लेकिन कुल लगाया गया था 7 कैंप। ठीक है, पहला जो था वो था बेस कैंप। पहला जो था वो कौन सा कैंप था? हाँ, एक शिखर कैंप सबसे अंत में है, 7 नंबर पे। सबसे पहले था बेस कैंप, नंबर 1 में बेस कैंप। यह कैंप काठमांडू के शेरपालैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे, और उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं दिया। बात आ रही समझ में? तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप लगाए गए थे? 7 कैंप लगाए गए थे। पहला कौन था? बेस कैंप। ये लिखे हो कि नहीं तुम लोग? लिखा हुआ है? हाँ, पहला है बेस कैंप। दूसरा है कैंप 1। यह हिमपात से 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, और यहाँ हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास किया गया। तीसरा कैंप 2। 16 मई प्रातः सभी लोग इस कैंप पर पहुंचे। जिस शेरपा की टांग टूट गई उसे स्ट्रेचर पर लेटाया गया। कैंप 3, चौथा नंबर, कैंप 3, यह लहोत्से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहाँ नाइलन के बने तंबू में लेखिका और उसके सभी साथी सोए हुए थे। इसमें 10 व्यक्ति थे, और रात 12:50 बजे एक हिमखंड उन पर आ गिरा। पांचवा कैंप 4, यह समुद्र के 7900 मीटर ऊंचा था, ऊपर था। 7900 मतलब 7900 मीटर ऊपर था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। यह 29 अप्रैल 1984 को अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा ने लगाया था। साउथ कोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई। शिखर कैंप, यह पर्वत की सर्वोत्तम चोटी से ठीक नीचे स्थित है। इस कैंप में लेखिका और अंगदोरजी केवल 2 घंटों में पहुंच गए। समझ में आया बच्चों? इस आंसर को लिखवाया गया है या लिखवाने की जरूरत है? बताओ। हाँ, नहीं लिखवाया गया है। कौन बच्चा बोल रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, कुल 7 कैंप थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? हाँ, हम्म हम्म, यानी टेम्परेचर जो है वो 0 तक पहुंच गया था। ठीक है। उसके बाद है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? यानी कैसे पता चलता है कि सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? बताइए। बचेंद्री ने कौन कौन सा काम किया था जिससे पता चलता है कि सहयोग और सहायता का?
हाँ बोलो। नहीं, लेखिका के व्यवहार से सहयोग एवं सहायता का परिचय तब मिलता है जब उसने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने एक थर्मस को जूस से तथा दूसरे को गर्म चाय से भरकर बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगी। यानी उसके बाकी साथी अभी नीचे ही थे, लेकिन लेखिका ऊपर पहुंच गई थी और वहां जाकर चाय भी बनाई और जूस भी लेकर वो नीचे भी आने लगी। जय ने उसके इस प्रयास को खतरनाक बताया तो बचेंद्री ने जवाब दिया, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। यह भावना उसकी सहयोगी प्रवृत्ति को दर्शाती है। बात आई समझ में? हेलो, समझ में आई बात? हाँ। उसके बाद है कि ये सारे होने के बाद निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करना है कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो ये शब्द कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सदस्यों को कहे थे, जिनका आशय था कि एवरेस्ट पर पहुंचना एक महान अभियान है जिसमें खतरे